एसओजी ने ओमार सीट घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया। उसके बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं, आज भी जारी है। वो ट्वीट वार भी जारी है और टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब सिरोही दौरे पर गए तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री तक के लिए कह दिया कि आपके घर तक ये जांच जारी है। लेकिन हमारे साथ लादूराम गोदारा है, युवा नेता है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। क्या लगता है, एसओजी ने एक बड़े घोटाले का यहाँ पर जिस तरह से पर्दाफाश किया है, उसके बाद राजनीतिक भूचाल भी लगातार आ रहा है। देखिए कि एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है जो नीचे से ऊपर तक इस पूरे घोटाले की जड़ें मिली हुई है और बिना किसी राजनीतिक संरक्षण या बड़े लोगों के मिलीभगत के बिना कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि सूबे की सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी के अलावा, केवल और केवल चुनावी माहौल के अलावा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा जवाबदेही तय नहीं कर पा रही कि किसने किया, क्यों किया और कौन लोग इसके पास शामिल थे। 2018 से 25 तक तमाम भर्तियों के लिए हमें कोई कमेटी गठित करें, क्यों ना इन भर्तियों की हम सीबीआई से जांच कराएं। क्योंकि जो बीजेपी वादा करती थी कि सत्ता में आने से पहले कि हम आएंगे तो पेपर लीक की सीबीआई जांच कराएंगे, भर्तियां रद्द करेंगे, वो करेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा ही भर्ती पे कार्रवाई चल रही थी जिसपे उन्होंने वादा खिलाफी की। लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, वहां से फिर भी भरोसा है। लेकिन साहब उससे भी अलावा ये ओमार का घोटाला, पेपर लीक तो एक नमूना था साहब, ये तो उससे भी बड़ा घोटाला है, तस्करी से भी बड़ा अपराध है जिसमें पूरी चैन प्रक्रिया ही ध्वस्त हो जाती है। इससे बड़ा क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं रह जाता, फिर परीक्षा करवाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि बैक डोर के अंदर से कौन आया कौन गया सबके वहां ओमार ही नहीं भरी जा रही। इसके अलावा कंप्यूटर में डायरेक्ट बिना ओमार के रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं कि उसके 10 नंबर थे, कितने करने भाई तू तो बता। 250 कर दिए, जो आपके सामने तथ्य आए। तो हम मांग कर रहे हैं कि एसओजी ने जो लिस्ट जारी की उसके उनकी डिटेल भी जारी करे कि वो कौन लोग थे, उनके रोल नंबर और वो जारी किए। हम कह रहे हैं कि वो कौन लोग थे जांच करे। आरएसएस भी बोर्ड का पुनर्गठन करे, क्योंकि जो संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल 2014 से लेकर अब तक 25 तक वहां पे थे और 2018 में बीएल जाटावत तत्कालीन अध्यक्ष, जिनको पता भी था जो संजय माथुर की भाई ये इस मामले के अंदर है, और 2018 में यूपी एसटीएफ ने जब एफआईआर दर्ज करी तो उसके अंदर इसका नाम भी आया था, बीएल जाटावत तक का नाम था। लेकिन फिर भी यूपी एसटीएफ के जब उन्होंने 62 लाख कर्मचारियों को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया तो उस समय उनकी कुछ समय बाद जमानत भी हो गई थी। लेकिन युवाओं ने जब परिवाद दर्ज की इस मामले का, जब एसओजी को पता लगा, तब 1 साल हो गई, 1 साल बाद में ये कार्यवाही सामने आई है। तो हम सरकार को कहते हैं न जाने कितने इन्होंने घोटाले और किए होंगे, कितने युवाओं का कत्ल आम किया। क्योंकि साहब कोई फायदा ही नहीं रह जाता जब एग्जाम लेने वाले ही कहे तो रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो मेहनत का और मैदा का कोई फायदा नहीं है। युवा पीस रहा है, रीस रीस के युवा पीस रहा है। आप कोई कागज दिखा रहे थे कि किस तरह से ये जो 24 और 23 का मामला है, कि किस तरह से एडिटिंग की बात आप कर रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है? देखिए यह है कि बीजेपी की दोहरी मानसिकता का परिचय मैं आज करवाने जा रहा हूं। मैं लाया हूं कुछ तथ्य जो कुछ युवाओं की तरफ से मेरे पास आए। बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में आने के बाद में कोई घोटाले नहीं है, हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमने कोई भी कुछ भी नहीं किया। तो मैं बीजेपी को और सूबे के मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि पीटीआई की भर्ती होती है 2022 के अंदर और 2024 में कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म एडिट होते हैं बोर्ड के अंदर से। यानी जिसके पास कंप्यूटर का जिम्मा था, सिस्टम का जिम्मा था, जो प्रोग्रामर था, उसके पास जो जिम्मेवारी थी, उसने ये सारे घोटाले किए। यानी एक अकेले ने नहीं, पूरा इनके उसकी गैंग बनी हुई है, उनका ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों के मिली भगत से ये काम हो रहे हैं। जब फॉर्म एडिट हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसको नौकरी भी मिली है और कहीं ना कहीं फॉर्म में मिस्टेक थी। एक ही व्यक्ति है कि दो जगह? एक नहीं है, कई जगह। ये एक व्यक्ति है, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के फॉर्म भरे गए थे 23 जून से 22 जुलाई। एग्जाम होती है 25 सितंबर 2022 को और फाइनल रिजल्ट आता है जुलाई 2023 को और ज्वाइनिंग होती है 9 सितंबर 23 को। और ये फॉर्म भरता है लास्ट डेट के दिन 22 जुलाई के दिन और रिजल्ट अपडेट फॉर्म एडिट करता है 29 जनवरी 24, जबकि ज्वाइनिंग मिल जाती है सितंबर 23 में। और रिजल्ट एडिट कर रहा है, ये फॉर्म एडिट कर रहा है 2024 में, और 2024 में सरकार थी भजनलाल जी की, पहला बंदा। ये भी दूसरा बंदा पीटीआई का 22 जुलाई 22 लास्ट दिन को फॉर्म फिल करता है, फॉर्म एडिट करता है फरवरी 2024, सरकार थी भजनलाल जी की। सरकार
बताएं, एसओजी जांच करे कि इन्होंने क्यों फोरम एडिट किया, कौन लोग इसके साथ थे, कैसे ये हुआ, बोर्ड अध्यक्ष भी बताए। और इसने तो फोरम एडिट भी नहीं किया, विकास नाम थे, इसने तो हद ही कर दी। विभाग भी इसके साथ चपेटे में आया। बोर्ड के अलावा फॉर्म फिल करते समय इसने बीपीएड की डिग्री में यूनिवर्सिटी लिखी, मैक्स यूनिवर्सिटी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया उस समय एक स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, उस टाइम इसने जो है यूनिवर्सिटी चेंज करके ओपीजीएस यूनिवर्सिटी कर दी। ये तथ्य हमारे सामने आए। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी यानी जो विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था, कहीं ना कहीं वो विभाग भी इसके में शामिल है। और इसके साथ साथ कुछ तथ्य और थे जो आप अभी फोटो ले लेना उनकी, वो उधर है, जिनमें एक सेम फोटो से कैंडिडेट ने अलग अलग जगह नाम से एग्जाम दिए। एक जगह उसने लादूराम सोनो बिकाराम नाम से और दूसरी जगह बाबूलाल नाम से एग्जाम दिए, रीट लेवल 2 में और पीटीआई में, और सेम फोटो से डमी बैठा है वो। तो कितने ऐसे लोग हैं, डमी कैंडिडेट, पेपर लीक, ओमार लीक, कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग, हर जगह घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। मतलब ये है एक फैक्ट्री खोल रखी इन लोगों ने, धंधा बना लिया कि आप आइए, पैसे दीजिए, क्या चाहिए आपको, अगर आप 5 साल बाद में भी नौकरी हासिल करना चाहते हैं आपको कर देंगे। आपने भले ही 2020 में किसी भर्ती का फॉर्म भरा होगा, नौकरी नहीं लगी, लेकिन अगर आपकी तार, अगर आपका लिंक उन बड़े लोगों से जुड़ गया तो वो आपको आज भी नौकरी लगा देंगे। क्यों, कौन पूछ रहा है? पूरी चैन जुड़ी हुई है कर्मचारियों। अब जो कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो कर्मचारी पहले थे उस कर्मचारी आज भी 25-26 में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चैन सिस्टम बना हुआ है। वही लोग, सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन काम वही लोग कर रहे हैं जो पहले करते थे। जिस तरह से आपने आरोप लगाए कि बीएल जाटावत तक ये आरोप लगाए, कई और ऐसे कर्मचारी, कई आरपीएससी सदस्य, कई आरपीएससी मेंबर, वो लगातार रहे, वो छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी वही कारनामे लगातार हो रहे हैं। इनकी चेन है, इनको संरक्षण है, तभी तो ये खेल हो रहा है। वरना एक अकेले कर्मचारी में इतना हौसला कभी नहीं आता साहब, कोई नहीं कर सकता। और अगर चोर लगातार चोरी करता जाता है तभी वो और मजबूत बनता जाता है, और मजबूत बन के इन्होंने और न जाने हजारों भर्तियों में घोटाले किए हैं, और अवश्य ही इन्होंने घोटाले किए हैं। लेकिन सरकार इन 2 कर्मचारियों के अलावा भी जांच करे कि कितने कर्मचारी और इनके साथ मिले भगत। अगर ये कर्मचारी यहाँ थे, जैसे सिपाही अनिल चौधरी का नाम आया लेकिन उनको बर्खास्त किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जाटावत जी को पता था, गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई थी 2018 में जब आरोप लगे थे, तब भी इन्हीं को, दोनों को कमेटी का मेंबर बनाया, और इन्होंने जांच के अंदर केवल छोटी मोटी कार्यवाही करके और हेरा फेरी करके जांच को इतनी सीरी करवा लिया, कह दिया कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन साहब कौन होगा? युवा आज भी पूछ रहा है कि साहब नीचे कर्मचारी से लेके एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, प्रोग्रामर, आईटी डिपार्टमेंट प्रोग्रामर, कौन कौन हमारे साथ इसके अंदर मिला हुआ है? केवल अध्यक्ष का हम कहें इतिश्री कर रहे हैं ट्विटर पर खेल के। हम बोर्ड अध्यक्ष से ये सवाल करते हैं, आप हमें ये बताएं कि 2018 से 25 के बीच में ये संजय माथुर किन किन भर्तियों का जिम्मा इसके पास था, किन किन भर्तियों का एग्जाम कंट्रोलर ये था, कौन सी भर्तियों का डाटा प्रोसेसिंग या ओमार स्कैनिंग का कार्य इसके साथ था? क्योंकि 101% उसमें भी इसने घोटाला किया है। जब 18 में कर सकता है तो 18 के बाद में ये कोई कुंभ में या गंगा में स्नान करके नहीं आया कि आज के बाद में कभी जो है कोई भी घोटाला नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, मुझे पश्चाताप है। क्योंकि जब एक बार कुत्ते के दांत पे खून लग जाता है तो वो हमेशा खून की खोज में रहता है। इसलिए एक बार अगर कोई चोर चोरी करता है तो हमेशा चोरी की खोज में रहता है, क्योंकि फिर उसका धंधा बन जाता है, और उन्होंने ये धंधा किया है। लेकिन युवा क्या कर रहा है? बैठा है, क्योंकि उनको कोई है नहीं उनकी रक्षा करने वाला साहब। जो एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवाती वो एजेंसियां उनकी भक्षक है। जो सरकारें उनको धोखा देने का काम करती है, उनकी वोट की ताकत से जो सरकारें बनती है, वो सरकारें सत्ता में आने के बाद में केवल अपना राजनीतिक फायदा देखती है, बड़े लोगों का संरक्षण करती है, उन्हें बचाने का काम करती है। बिना राजनीतिक संरक्षण के हो नहीं सकता, ये बात है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी बात कही कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आरएस के वक्त जब आरएस के पे एग्जाम हुए थे तब भी आरोप लगे थे, और उन्हें मांग आज कल भी उन्होंने की थी कि इसकी भी जांच कब होगी। तो ये बड़े मामले हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के बिना हो नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मगरमच्छ गिरफ्तार करेंगे। कब गिरफ्तार करेंगे मगरमच्छ? हमें हो गए 2 साल सुनते हुए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से हम कहते हैं कि आपको ये तो शंका नहीं है कि वो मगरमच्छ आपकी पार्टी में हो, इसलिए आप गिरफ्तार नहीं कर रहे? छोटी छोटी मछलियों का आप दाना डाल के गिरफ्तार करते और कुछ समय बाद उनकी जमानत हो जाती, रिहाई हो जाती। जो जगदीश बिश्नोई कितना बड़ा संगठित अपराधी था, जिन्होंने जेई ने एसआई सेकंड ग्रेड कितनी भर्तियों में घोटाले किए, पेपर लीक किए, और उसकी जमानत हो गई। आखिर कैसे? मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तारों से दूर है। एसओजी के पास स्टाफ की कमियां है, लेकिन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इससे पहले पद्मा चौधरी का मामला आया, जो हनुमान बेनीवाल जी ने मुद्दा उठाया था, आरपीएससी ने उसके नंबर कम करके
उसकी रैंक कम कर दी और उससे उन्होंने इतिश्री कर ली। जिम्मेदारी से परे हट गए। यह नहीं बताया कि कौन लोग उनके पीछे थे। बिना लोगों के संरक्षण के हिम्मत नहीं हो सकती किसी की खाली पेजों में नंबर चढ़ा दे। अगर एक माइनस छोटा सा भी अंक से अगर कोई अभ्यर्थी अगर उसकी रैंक नीचे आती तो अधिकारी बनने से रह जाता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहा। हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र वो नेता है जिन्होंने, जब कांग्रेस भाजपा दोनों ने इस एसआई के मामले पर युवाओं को लूटा, तब उन्होंने युवाओं को न्याय दिलाने का काम किया। 127 दिन शहीद स्मारक पर बैठे और अभी भी युवाओं को भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी हमें न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने गलत किया, युवाओं ने आईना दिखाया। बीजेपी पे युवाओं ने आशा व उम्मीद जगाई, लेकिन बीजेपी वर्तमान में कुछ नहीं कर रही। एक भी ऐसा मुझे बता दो नहीं बात कर रही है कि हमने युवाओं को नौकरियां दी, कैलेंडर दी। साहब फायदा क्या जब बैकडोरे से हमारे भरी जा रही है? उन नौकरियों का क्या करे युवा? युवाओं के हाथों में नौकरियां कहां आ रही है? यो नौकरी हासिल कर रही है वो पैसे वाले लोग जो चैन की जिंदगी जी रहे हैं। मेहनत करने वाले आज भी रो रहे हैं, पसीना बहा बहा के उनके आंखों में चश्मा चढ़ गया, लेकिन वो रो रहे हैं। उनकी आशा उम्मीदें सब मरती है। एक युवा का जब सपने का, उनके भविष्य का कत्ल होता है तो केवल एक युवा का कत्ल नहीं होता साहब, उसके भविष्य का, उसकी आशा का, उम्मीद का, उसके पूरे परिवार का, आप भी उसी से निकले हो। आपकी माँ की सारी जो है उम्मीदें टूटती है साहब। आप भी तैयारियां कर रहे थे, ये एसआई भर्ती का मामला था, तो आप जब आए इसी तरह से आपको भी इस पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से आप एसआई भर्ती को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए मैं 2018 में मैं जयपुर आया था, तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रहा था। जब मैंने 2021 में एसआई का एग्जाम दिया, उस समय मुद्दा उठाया था, किरोड़ी लाल मीणा भी साथ है, लेकिन कुछ दिन मुद्दा उठा था क्योंकि उस समय के बेरोजगार नेता जिनके नाम भी चल रहे हैं, जिन्होंने घोटाले में भी शामिल बता रहे हैं वो घोटाले, लेकिन उन बेरोजगार नेता ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, जो बाद में जाके राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करके चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन जब 21 में मुद्दा ठंडा हो गया, फिर हमने तैयारी नेक्स्ट शुरू करी, पटवार वीडियो की तैयारी करी। फिर जब चुनाव आए, बीजेपी ने वादा किया, हमने भरोसा किया, बीजेपी को जिताया युवाओं ने। सत्ता में आने के बाद में, एसओजी गठित होने के बाद में जब एसआई की जांच खुली, हमने परिवार दर्ज कराए, मामले जा के दिए, सबूत दिए, तब धीरे धीरे जो है एसओजी की परतें खुली, तब हमें जगी। उस समय मैं आरएस की तैयारी कर रहा था, तो जब मामला सामने आया तब मुझे लगा कि यार एक थानेदार बनने के जो सपना था कहीं ना कहीं अब सफल हो सकता है। जांचें सामने आ रही है, भर्ती कैंसिल होगी, और मुख्यमंत्री जी उस समय कहते थे कि हम भर्ती रद्द करेंगे, लेकिन समय बीतता गया, बातें कहती गई, बयानबाजी होती गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और सड़कों के ऊपर हम आंदोलन करते गए, समय बीतते गया और धीरे धीरे किताबें छूटती गई। लेकिन ठीक है, अगर हमारे हिस्से सड़कें आई है, लेकिन हम युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि आपको आगे आने पड़ेगा लड़ने के लिए, कोई आपके लिए नहीं आएगा। कोटला में किसी मंत्री आज भी कह रहे हैं कि मैंने एसओजी में जांच के लिए वो मार्कशीट भी की कॉपियां दी हैं, सारी चीजें की हैं, ये परतें खुलनी चाहिए। हो क्या रहा है, एक समय वो भी निराश हुए। एसआई का मामला खुद की सरकार में थे, उन्होंने खूब उठाया, मुक्ता राव का भी उठाया, कुछ नहीं हुआ। पुराने बेरोजगार नेताओं के भी उन्होंने एविडेंस दिए। एक वो भादू है, मैं नाम तो नहीं जानता, जिनका खूब सारा नाम चल रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो होता क्या है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बातें चलती है, माहौल होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में मुद्दे दबा दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं और युवा केवल बैठ के बातें करता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, आपका अगर हक को, अधिकारों को, भविष्य को बचाना है, नौकरी लगनी है, पारदर्शिता तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, आपको आगे आके लड़ना पड़ेगा। वरना भले ही कितनी काली रातें कर लेना, कितनी किताबें घोट लेना, कितने ही बंद कमरों में बैठ लेना, कहीं से ही कोचिंग कर लेना। और मैं कोचिंग के मास्टरों से भी निवेदन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप बच्चों के परिवार के रूप में नजर आते हो। माता पिता के बाद में गुरु बच्चों का होता है, लेकिन उन टीचरों को भी समझना चाहिए कि अगर सरकारों के अंदर ये सिस्टम गलत हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों का साथ देना चाहिए। आप कोई पार्टियों की बयानबाजियों से इतर होकर भी युवाओं के साथ सोचिए, वरना कोई फायदा नहीं रह जाता आपकी कोचिंग का फीस का, आपके कोचिंग का। आप भले ही किसी कोचिंग से तैयारी कर लेना, कितनी किताबें पढ़ लेना, जब ये सिस्टम नहीं रुकेगा, ये चेन नहीं टूटेगी, तब बैक डोर से, क्योंकि आप आगे के दरवाजे से एग्जाम देखे जाओगे, पीछे के दरवाजे से कोई आएगा और आपकी सीट छीन लेगा और वो अपने -6 से भी 250 कर लेगा। कोई फायदा नहीं है साहब। देखिए, ये थे लादूराम गोदारा, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को रखा। इनका कहना है कि युवाओं को आगे आना होगा और जिस तरह से राजनीति की जा रही इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने का काम किया है। और सरकार कोई भी हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या जो इन्होंने मांग रखी है कि सीबीआई जांच की मांग हो और जो तमाम संस्थाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो, क्योंकि चेन सिस्टम बन चुका है। कर्मचारी जो वो पहले थे वो अब बैठे हुए हैं और लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। और युवाओं में अब ये मैसेज जाने लगा है कि कई भर्ती कोई भी हो, हम तैयारियां कितनी भी कर ले, लेकिन अंदर से सिस्टम उस सारे सिस्टम को चेंज कर देगा और खाली OMR भी हो जाएंगी, उनके नंबर भी बढ़ जाएंगे। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं।
अब देखना ही होगा कि आगे सरकारें क्या कुछ करती हैं या फिर एक दूसरे पर आरोप ही लगाती रहती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।